आई डोंट नो, ये बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनके ऊपर बात करना भी बहुत जरूरी है। जो आपने बात की मुझसे इत्तेफाक करती हूँ कि मीडिया की आजादी बहुत जरूरी है, लेकिन जिम्मेदारी के साथ आजादी होनी चाहिए। किसी भी आप अथॉरिटी को अगर गैर जिम्मेदाराना तौर पे इस्तेमाल करते हैं तो वो एक बुरी पिक्चर बन जाती है। यानी कि मैं गलत नहीं हूँ अगर मैं ये कहूँ कि एज ए मदर योरसेल्फ आपको अपने बच्चों को पाकिस्तान के बारे में बताते हुए कभी कभार झिझक महसूस होती है? मतलब शर्म आती है थोड़ी सी कि अच्छा। आप क्या बताएं आप। फिर जब वो न्यूज़ देखते हैं तो हाँ ये है पाकिस्तान। जैसे मेरे बच्चे मुझे कह रहे थे पाकिस्तान मत जाओ, वहाँ पे तो बम ब्लास्टिंग हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। नो, ये आप अपने बच्चों को तसल्ली देते नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान में क्या सारी चीज़ें बुरी हैं? नहीं, पाकिस्तान में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी हैं, पाकिस्तान में बहुत अच्छी खबरें भी हैं, बहुत अच्छे लोग भी हैं। तो जरूरी है कि हम सिर्फ बुरी ही चीजों पे बात करें? नहीं, वो तो एक और खैर उसका एस्पेक्ट और मैं ख्याल एक और डिबेट भी है कि हम क्यों इन चीजों को हाईलाइट करते हैं। हाईलाइट जरूर करना चाहिए क्योंकि हमारे मुल्क के बहुत से इश्यूज हैं ऐसे जो रिजॉल्व तभी होंगे जब हम उन्हें हाईलाइट करेंगे। लेकिन अल्फाज का चुनाव आपने कौन सी खबर है जिसके अंदर आप सनसनी ऐड कर सकते हैं और किसमें नहीं कर सकते, ये आपको पता होना चाहिए, खुद एज ए ह्यूमन बीइंग पता। जैसे एक बंदे का कत्ल हुआ, अगर आपने कहा कि उसको चाकू से कत्ल कर दिया गया, अगर आप उसकी डिटेल बताना शुरू कर दें कि जी चाकू यूं यहाँ से यूं मारा और यूं इस तरह का किया, तो वो एक गैर जिम्मेदाराना सी बात हो जाएगी। तो मेरा मतलब ये है कि आप अल्फाज का चुनाव और दूसरों की तसल्ली के लिए कुछ बेहतर अल्फाज इस्तेमाल करें जिससे उनका दुख में कमी हो। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि आप जो अल्फाज का चुनाव करती हैं और अल्फाज का इतना खूबसूरत इस्तेमाल करती हैं, कैसे एहसास हुआ कि आप जो है वो लिख सकती हैं? मतलब खैर मैं तो बहुत बचपन से, जैसे 7वीं क्लास से मैं लिख रही हूँ। पहले बच्चों की वो मैगजीन में लिखती थी, फुलझड़ियाँ और ये इस तरह से। फिर उसके साथ साथ फिर उसके बाद मैं यूएस चले गई। उसके बाद वो जो स्ट्रगल का आपका दौर शुरू होता है तो ये काम मेरा जो है रुक गया था। फिर उसके बाद मेरी मदर की डेथ हुई तो फिर मैं थोड़ा सा तन्हाई का शिकार हुई। तो फिर वो अंदर की शायरा निकल कर सामने ऐसी होता है कि बंदा कभी कोई दुख कंसीव कर रहा होता है, कभी उसको प्रोड्यूस कर रहा होता है, यही चीजें हैं। सही। अच्छा, शायरी बगैर अगर दुख ना हो इंसान को तो शायरी नहीं हो सकती? नहीं, आप दूसरों के दुख को भी तो अपना दुख समझ के, मतलब जो सेंसिटिव होना ये जरूरी नहीं है कि उसका सारे दुख उसके अपने हैं, वो अपने ही दुख पे बात करते हैं। नहीं, वो जो दूसरों के दुख को महसूस करते हैं, जैसे आपको क्या लगता है परदेश में बैठ के हम पाकिस्तान के दुख को महसूस नहीं करते हैं? अगर ये हादसा हुआ तो क्या आपने इस दुख को महसूस नहीं किया? मेरे ख्याल में 10 दफा किया होगा। रात को सोते वक्त मैं वो याद कर रही थी कि उसमें एक नौब्याहता जोड़ा भी था जो कि हनीमून पे आया था। तो मैंने पता नहीं 10 दफा उसके मुतालिक सोचा होगा कल से, और 10 दफा उसको महसूस किया होगा, उस दुख को और उसके घर वालों को। और ऐसे यंग लोग और ऐसे ब्रिलियंट लोग, मतलब आप यूथ पार्लियामेंट के मेंबर्स की बात करें, मेरी मुलाकात भी थी उनमें से कुछ लोगों के साथ, ब्रिलियंट पीपल, फ्यूचर लीडर्स ऑफ दिस कंट्री। और मतलब हमने उनको खो दिया कल। खुदा की मर्जी यकीनन उसके अंदर शामिल है, लेकिन इंसान को तो धचका भी लगता है, लेकिन उसमें फिर ये कि हमें एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए। ऐसे देखिए हमारी कौम पे आप इस बारे में कोई शक नहीं कर सकते कि जज्बे के तौर पे कल आप अगर देखें तो खवातीन तक घर से निकल के स्टूडेंट, आम लोग, बिल्कुल बच्चे, स्टूडेंट्स, यंगस्टर्स, वो ऊपर चले गए रेस्क्यू एक्टिविटीज। ये मतलब इस जज्बे को सलाम करते हैं हम कि ये जज्बा मेरे ख्याल में हमारी कौम के अलावा शायद ही किसी कौम में। अच्छा, आप जैसे राइटर्स और जो अदर से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, उनसे ये सवाल अक्सर लोग पूछते हैं कि हमारे अंदर पाकिस्तानियत का एलिमेंट खत्म हो गया है, हमें एक दूसरे, हम बेहिस हो गए हैं। नहीं, ऐसी कोई बात मुझे तो नहीं लगा। सही पूछे तो हाँ, बेचैनी जरूर लगी है लोगों में। उसमें क्योंकि देखें जो नेसेसिटी है वो ही नहीं लोगों को मिल रही है। बिजली नहीं है, अगर आप पूरी रात सो नहीं सके हैं तो सुबह आप इरिटेट हुए होंगे, जाहिर है। हाँ। जब आप खुद कंफर्टेबल नहीं है तो दूसरे को क्या कंफर्ट देंगे आप? सो ये थोड़ी सी बातें जरूर आ गई हैं, लेकिन जज्बे के तौर पे मुझे कोई कमी महसूस नहीं होती है। लोग उसी प्यार से मिलते हैं, उसी तरह से आपका ख्याल रखते हैं। मुश्किल का वक्त पड़ा है तो कल आप देख लें कि ये स्टूडेंट को तो उनमें से तो उनका कोई रिश्तेदार नहीं था, जो लोग भाग खड़े हुए हैं उनकी हेल्प करने के लिए, और ऊपर से पत्थर गिर रहे थे, ऊपर से बारिश हो रही थी। मतलब आपको खुद के लिए भी एक रिस्क फैक्टर था, लेकिन कोई पीछे नहीं रहा उसमें। और पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, जिसको मौका मिला ऊपर पहुंचने का, उन्होंने अपनी उस पे कोशिश की और वो गए। मेरे प्रोग्राम के प्रोड्यूसर साहब मतलब वो कवरेज के लिए नहीं गए हुए थे, वो रेस्क्यू एक्टिविटीज के लिए गए हुए थे वहाँ पे। तो मतलब ये जो जज्बा है ये हमारी कौम के अंदर, ये मरा नहीं है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, 6 किताबें भी आपकी हैं और 7वीं किताब आपकी आ रही है, वो भी शायरी का मजमूआ है जो 7वीं किताब। तो कुछ याद है आपको? वैसे इंसान को याद होता है कि पहली चीज क्या लिखी थी, किस बारे में लिखी थी? पहली नज़्म थी कायदे आज़म के बारे में। उसके बाद वो तो उसके बाद फिर वही बच्चों वाली छोटी मोटी बच्चों की नज़्में, ये वो
जो पहला शेर था आई थिंक जो थोड़ा सा मिचोड़ था वही था, दुनिया की बातों को छोड़ तुझको कैसी लगती हूँ। तो वो मतलब बचपन की जो शायरी होती है जिस तरह की, उसका फिर अब पहले माँ के बारे में लिखती थी, अब बच्चों के बारे में लिखती हूँ। तो मतलब वो जो रिलेशनशिप होता है, वो जो एफिलिएशन होती है, जैसे जैसे बंदा ग्रो करता है, जैसे जैसे आपके रिश्ते चेंज होते जाते हैं, मतलब आप पहले बेटी होती हैं फिर माँ बन जाती हैं, तो वो उसी तरह से आपकी शायरी में भी चेंज आता है। तो ये चीजें चलती रहती हैं सारी। अच्छा, जब आप लिखते हैं, मुझे ये प्रोसेस कभी समझ नहीं आया कि क्या बैठे बैठे कुछ स्ट्राइक करता है, वो जिसको कहते हैं ना आमद हो रही है, वो बैठे बैठे आमद होती है, या आपको एक खाली कमरा चाहिए होता है और आप जाके फोकस करते हैं कि अब मैंने कुछ लिखना है? ऐसा कुछ नहीं है, मतलब जो आप फील करते हैं। जैसे अभी एक लेटली मेरे बच्चे जो है सारे कैंपस में चले गए, तो मैंने को शेर कहा था एक दिन, बहुत ही पूरा दिन मैं अकेली बैठी रही, छुट्टी थी मेरी, बिजनेस में हूँ मैं, लेकिन काम पे जाते हुए अगर नहीं है छुट्टी है तो घर में बैठी हूँ, तो वो मैं शेर आपको सुनाती हूँ तो आपको थोड़ा समझ आएगा कि किस तरह से होता है ये। कि तेरी शहजादी को एक दिन रायगा होना ही था, तेरी शहजादी को एक दिन रायगा होना ही था, जो हुआ है मेरी माँ ओ मेरी माँ होना ही था, सोचती रहती हूँ अब घर में अकेली बैठकर, सोचती रहती हूँ अब घर में अकेली बैठकर, मैं भी क्या करती कि बच्चों को जवां होना ही था। क्या बात। तो अब ये मतलब ये वो जो उस वक्त की आपकी सारी फीलिंग्स थी वो आपने डाल दी उसके अंदर, उसमें आ गई आपकी। अब इसी तरह से होती है ये शायरी इसी तरह से होती है। कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा शेर, कोई ऐसी नज्म गजल व्हाटएवर जो आपको आपके दिल के बहुत करीब हो, या जो आपको पसंद हो? मेरी माँ के मतलब थी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि माँ के डेथ के बाद ही ज्यादा जो शायरी मेरी मिच्योर हुई। ये होता है कि फील तो सारे लोग कहते हैं, जब आप शेर कहते हैं किसी के दिल को टच कर जाए और वो कहता है कि ये तो मैं कहना चाहता था, आप तर्जमानी कर जाते हैं किसी की फीलिंग्स की, तो वो लम्हा आपके लिए जो होता है वो एक खुशी का लम्हा होता है कि आपने किसी की फीलिंग्स की तर्जुमानी कर दी है। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहती हूँ, माशाल्लाह जितना आपका जो है वो कंट्रीब्यूशन है इस फील्ड के अंदर, आपका थोड़ा सा तजिया भी इस पे जरूर लेना चाहती हूँ कि मौजूदा जमाने के हवाले से अगर बात करें, जो फ्रेश पोइट्स आ रहे हैं उनको आप कैसे देखती हैं? क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि अब वो क्वालिटी नहीं है शायरी में जो एक जमाने में होती थी, वो जो इनकलाबी पना होता था शायरी के अंदर, वो खत्म हो गया है। फ्रेश पोइट्स को तो कुछ पता ही नहीं है, सब कुछ एक प्यार और मोहब्बत के गिर्द घूमता रहता है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मेरे ख्याल में जो हमारी नई जनरेशन है वो ज्यादा अच्छी पोइट्री कर रही है, क्योंकि वो रियलिटी के करीब है। अब वो दारो रस्म की बातें नहीं कर रही है, वो जुल्फों की बातें नहीं कर रही है, वो मतलब वो जो हकीकत के करीब है। अगर आप अपने बच्चों को उनकी शायरी पढ़ें तो मेरे ख्याल में वो ज्यादा हकीकत के करीब है, हमें हकीकत के करीब ले जाती है। अच्छा, आपके करीब कोई पोइट होता है ना, इंसान अपनी फील्ड में किसी को आइडलाइज करता है, अपने किसी बड़े को, या फॉर दैट मैटर कोई आपसे बाद में आने वाला हो जिसका काम आपको पसंद हो? मुझे कोई भी बुरा नहीं लगता, मुझे अच्छा, देखिए हर शायर ने कुछ ना कुछ अच्छा कहा है, बिल्कुल है ना। तो हम इस तरह से किसी को व्यंग नहीं करना चाह रही हूँ कि कोई ग्रुप बंदी के ये फलां शायर बहुत अच्छा फलां नहीं। हाँ, मैं हर अच्छे शेर से इंस्पायर होती हूँ, हर अच्छे शेर से को एंजॉय करती हूँ, और बल्कि यूँ कह लें कि मैं अच्छे शेर के नशे में रहती हूँ पूरा दिन, अगर मुझे कोई अच्छा शेर मिल जाए तो। ठीक है, तो मतलब उसमें कोई वो नहीं है, वो नहीं है ये मुझे पसंद है, या क्लास बंदी नहीं की है। हाँ, सीनियर्स हमारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो हमारी बुनियादें हैं, उनसे हमने सीखा है, उनको हम कभी नहीं मतलब कर सकते साइड में। सही। जैसे गालिब हमेशा हर दौर में ही गालिब रहा है, उसको हम नहीं कर सकते, इसलिए कि उसने अगर उसकी शायरी को पढ़े तो इस दौर की भी उसने बात की है, उसने आने वाली सदी की बात की थी, तो इस तरह से भी वो थोड़ा सा अलग हो जाते हैं दूसरे शायरों से। मतलब वो उनके अंदर एक विजन दिखाई देता है। अच्छा, इसीलिए लोगों को अक्सर लोग कह देते हैं कि ये जो शायर लोग हैं पागल से होते हैं। वजह वो यही होती है कि वो आने वाली सदी की बात कर रहे होते हैं। इस वक्त आपकी समझ में वो बात नहीं आ रही, लेकिन कभी आपकी समझ में वो बात आएगी तो आप कहेंगे कि हाँ, जैसे इकबाल बात करते थे तो उस जमाने के दौर उनको कहते थे कि क्या है, दीवाना है, ये है, वो है, जैसे गालिब को दीवाना कहा जाता था। तो अब अगर उसको हम सोचते हैं, पढ़ते हैं, उनका तजिया करते हैं, तो बात समझ में आती है कि वो क्या कह रहे थे।
इसी तरह से ये हो जाता है। सही, तो मतलब वही बात है कि शायरों को जो फौरी तौर पे समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो जो बात कर रहे होते हैं फौरी तौर पे समझ में भी आ जाती है। अच्छा, आपने कहा ना कि मतलब आप द लॉस ऑफ योर मदर, उसके बाद आपने जो दोबारा से आप तन्हा हो गई, और वो भी फिर आपकी शायरी में नजर भी आता है। परदेश में रहना भी क्या एक फैक्टर है जो आप, जिसकी वजह से आप ज्यादा सेंसिटिव पोइट्री की आपने? नहीं, परदेश में देखें, परदेश में रह के अपनी फैमिली के साथ ही है ना। परदेश में आपके हस्बैंड है, बच्चे हैं, दोस्त हैं। अच्छा, परदेश इतना परदेश नहीं लगता क्योंकि मैं बहुत ही यंग एज में गई हूँ, स्टूडेंट लाइफ में गई हूँ। लेकिन इससे ये हुआ है कि पाकिस्तान से मैं कभी भी ज़हनी तौर पे नहीं गई हूँ। कैसे ये सवाल पूछना चाहती थी आपसे कि फिर आप कैसे रिलेट करती हैं पाकिस्तान से जब आप एक मतलब जैसे जो दोस्त हैं मेरे अभी तक क्लास फेलो हैं, जो मेरी जानने वाले लोग हैं, उनसे मेरी डेली फोन पे भी बात हो जाती है। आप अपने चैनल्स को देखते हैं, आप पाकिस्तान के दुखों को महसूस करते हैं, मतलब कनेक्शन तो है। तो फिर आप अपने आप को अलग तो नहीं महसूस करते, आप आती जाती भी रहती हैं। आते जाते भी रहती हैं। जो यही प्यार है जो हमें खींच के ले आता है इधर। सही। तो अच्छा, आपके बच्चे वो रिलेट करते हैं पाकिस्तान के शौक से आते हैं? पाकिस्तान से थोड़ा सा उनको जितना हमें है उतना तो नहीं है, लेकिन ये कि अपने तौर पे कोशिश करते हैं। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि उनके बच्चे डॉक्टर बने, ये करें। मेरा दिल चाहता है मेरे बच्चे जो हैं वो लॉ में जाएं, पार्लियामेंट तक पहुंचे। हमारी जो पाकिस्तानी कौम है उनकी आवाज़ जो है वो अमेरिका में बैठे हुए, मतलब असेंबली तक उनको पहुंचना चाहिए। मेरी बेटी जो है वो PhD कर रही है इसमें, जस्टिस पॉलिसी में। बेटा मेरा जो है क्रिमिनल लॉ में कर रहा है। अच्छा। एक बेटा मेरा फाइन आर्ट में कर रहा है मास्टर। तो ये सारे के सारे बच्चे जो हैं, ये मेरा कंट्रीब्यूशन मेरे मुल्क के लिए है कि ये वो लोग कुछ जो है वो बेहतरी के लिए कुछ बात कर सकेंगे, जो कि हैं तो पाकिस्तानी दिली तौर पे, लेकिन अपनी बात कर सकते हैं असेंबली में बैठ के, जो कि इंडिया ने किया है। इंडिया ने इस पे बहुत सारा काम किया है कि उन्होंने अपनी आवाज लॉबी बनाई उन्होंने। हाँ, लेकिन हम लोगों ने इस तरफ तवज्जो नहीं दी है। और आप चाहती हैं कि आपके बच्चे जो है वो और जिस तरह से बहुत एक अजीब सी बात थी, एक दफा एयरपोर्ट पे, जैसे आजकल कश्मीर का एक मसला है, इस पे बहुत सारे लोग बात करते हैं, इवन अमेरिकन नो के ये एक मसला बना हुआ है। तो अगर कोई अमेरिकन रोक के एयरपोर्ट पे ही किसी इंडियन को पूछता है कि ये कश्मीर का क्या मसला है आपका, तो वो पूरी डिटेल से उनको समझाता है और अब उनको अपने लिए कन्विंस करता है। अपने लिए कन्विंस करके वो बंदा बाहर निकलेगा। वो ये कभी नहीं करेगा कि बात को अधूरी छोड़ के निकले। लेकिन पाकिस्तान से पूछा जाएगा, वो कहते हैं जी वी डोंट नो, कह के तो वो निकल जाएंगे। इसका मतलब है कि हम लोगों ने अपने आप को एजुकेट नहीं किया, अपने बच्चों को एजुकेट नहीं किया, अपने घर वालों को, दूसरे लोगों को एजुकेट नहीं किया कि मसाइल क्या हैं हमारे। बिल्कुल। और ये लेकिन एज अ पेट्रियोटिक पाकिस्तानी आपको एहसास था और आप जो बच्चों को एजुकेट करती हैं, ये मतलब होना चाहिए कि आप एक डिटेल से जवाब दे सकें और कन्विंस कर सके लोगों को। जैसे कोई कह देगा जी आपको टेररिस्ट क्यों कहा जाता है, बिल्कुल, तो आप एक मुकम्मल जवाब दे सके वहाँ पे, अपने मुल्क के लिए फाइट कर सकें। लेकिन वो तभी कर सकेंगे जब आपने कुछ बताया होगा, आप एजुकेट करेंगे। कोई मैसेज, कोई ऐसी बात जो आप पाकिस्तानी कौम को कहना चाहती हैं? बस मुझे कुछ नहीं, मुझे ये थोड़ा सा दुख होता है कि हम लोगों को मानते हैं, तस्लीम नहीं करते हैं। हमें चाहिए कि हम लोगों को तस्लीम करें, उनकी काबिलियत को, उनको माफ़ करना सीखें। हम लोग एक दूसरे का सहारा बनना सीखें ना। ये थोड़ी सी कम्युनिकेशन गैप जो है ना, इसको ख़त्म करना चाहिए। हम लोग बहुत डरते हैं आपस में बात करते हुए भी। अगर कुछ जैसे हम दोस्तों में भी या घर में भी रंजिश हो जाती है, हम डरते क्यों है बात करते हुए उस मतलब जो भी उलझने हैं, जो भी बात करें, उस पे बात करें। बात करने से बहुत सारे मसाइल हल होते हैं। ठीक है, इट वाज अ प्लेजर टू हैव यू हियर प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया। और आज थोड़ा सा वक्त हमारा शॉर्ट हो गया था सानिया की वजह से, वो रिपोर्टिंग हो रही थी, उस हवाले से बहुत शुक्रिया। इट वाज एन ऑनर फॉर मी टू हैव यू। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, रहाना कमर साहिबा मेरे साथ यहाँ पर मौजूद थी, बहुत मारूफ शायरा हैं और उनसे बहुत दिलचस्प गुफ्तगू रही। कुछ आज के हादसे के हवाले से मैंने उनका पॉइंट ऑफ व्यू लिया। एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, हमारे साथ रहिए।